हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल जर्नी टू सक्सेस। हमारे आज का टॉपिक है ओम्बड्समैन। ओम्बड्समैन क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी शॉप पे गए और आपने उस शॉपकीपर को अकाउंट ट्रांसफ़र कर दिया, पर आपके अकाउंट से पैसे कट गए और उस शॉपकीपर के पास पहुँचे नहीं, तो आप कंप्लेंट करने किसके पास जाओगे? पहले बैंक के पास जाओगे ना। बैंक को बोलोगे कि हाँ मैंने पैसे ट्रांसफ़र किए थे, बट वो पैसे हैं जो शॉपकीपर के पास पहुँचे नहीं। बट अगर बैंक आपकी ना सुने तो आप किसके पास जाओगे? तो कोई अपीलिएट अथॉरिटी होनी चाहिए ना, जिसके पास आप अपील कर सकते हो जाके कि बैंक ने मेरे साथ धोखा किया है, बैंक मेरी बात नहीं सुन रहा। तो वो बंदा होता है ओम्बड्समैन, OMBUDSMAN। तो ओम्बड्समैन वो बंदा है जिसके पास जाके आप कंप्लेन कर सकते हो कि अगर आपको बैंकिंग के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम आ रही है। पहले क्या होता था, एक बैंकिंग ओम्बड्समैन होता था, मतलब जो बैंकिंग के रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स है उनको देखता था। एक होता था NBFC ओम्बड्समैन। NBFC क्या था? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, मैंने आपको बताया था। और एक होता था डिजिटल ट्रांजेक्शन से रिलेटेड ओम्बड्समैन। बट अभी ये तीनों ओम्बड्समैन ख़त्म हो चुके हैं। ये तीनों में से कोई भी अभी एग्जिस्ट नहीं करता। ये तीनों क्या हो चुके हैं? ख़त्म हो चुके हैं। इसकी जगह अब 2021 में कौन सी स्कीम आ गई है? इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम। ना ही अभी बैंकिंग ओम्बड्समैन है, ना ही NBFC ओम्बड्समैन है, ना ही डिजिटल ट्रांजेक्शन ओम्बड्समैन है। अब हम जो टर्म यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन। मतलब इन तीनों का मर्जर हो गया है इनटू द इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2021। बट अब ये तीनों ख़त्म हो गए हैं, पर हमें इनके बारे में पता होना चाहिए ना, क्योंकि इन तीनों से ही मिला के क्या बनता है? इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन बनता है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे पहला टॉपिक, बैंकिंग ओम्बड्समैन। ठीक है, अगर आपको बैंक की सर्विसेज के रिगार्डिंग कोई भी डेफिशिएंसी है तो आप ओम्बड्समैन के पास जाओगे। तो बैंकिंग ओम्बड्समैन क्या करता है? कंप्लेंट लेता है अगेंस्ट डेफिशिएंसी इन द बैंकिंग सर्विसेज। ठीक है, बैंकिंग ओम्बड्समैन कहाँ पे डिफाइंड था? सेक्शन 35A। कहाँ पे? सेक्शन 35A। बैंकिंग ओम्बड्समैन कोई भी आपसे फीस चार्ज नहीं करता है। ये सेक्शन 35A के बैंकिंग एंड रेगुलेशन एक्ट 1949 पर, मतलब उसके अंडर रजिस्टर्ड है। और अभी जो प्रेजेंट स्कीम चल रही थी, जो अभी बंद हुई है, वो है प्रेजेंट स्कीम 2006 की। और जो बैंकिंग ओम्बड्समैन है वो कब से लागू हुआ था? 1995 से। तो जो बैंकिंग ओम्बड्समैन है वो 1995 से लागू हुआ। जो ये स्कीम अभी बंद हुई है वो 2006 की हुई है, क्योंकि अमेंडमेंट्स होती रहती हैं। और ये कहाँ पे रजिस्टर्ड है? सेक्शन 35A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1943। और आप सीधा ही बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास नहीं चले जाओगे, आपको पहले बैंक को कंप्लेंट करनी पड़ेगी कि बैंक मुझे ये दिक्कत आ रही है। पर अगर बैंक आपको रिप्लाई नहीं देता विद इन अ मंथ, मतलब 30 डेज़ के अंदर आपको कोई रिप्लाई नहीं आता, या आप बैंक के रिप्लाई से सेटिस्फाइड नहीं होते, तो आप 1 साल के अंदर अंदर ओम्बड्समैन के पास जा सकते हो। अगर आप 1 साल के बाद जाओ ओम्बड्समैन को जाके को ओम्बड्समैन भैया हमें दिक्कत आ रही है, वो कहेगा 1 साल हो गया, अभी कोई फ़ायदा नहीं है मेरे पास आने का। तो 1 साल के अंदर अंदर आपको ओम्बड्समैन के पास जाना पड़ेगा। मतलब अगर रिप्लाई 1 महीने के बाद नहीं आया, वो वाला 1 महीना प्लस 1 साल बाद, उसके बाद, ठीक है, तब तक आप जा सकते हो। और मैक्सिमम कंपेंसेशन जो आपको बैंकिंग ओम्बड्समैन से मिल सकता है वो है 20 लाख रुपीज़। अगर आपका अभी लॉस हो गया 25 लाख का, तो आपको कंपेंसेशन कितना मिलेगा? 20 लाख का। अगर 10 लाख का हुआ है आपका लॉस, तो भी 10 लाख का ही मिलेगा, 20 का नहीं मिलेगा। मतलब मैक्सिमम कंपेंसेशन है 20 लाख का। 25 लाख का हुआ है तो भी 20 लाख मिलेगा। अगर 10 लाख का हुआ है तो सिर्फ 10 लाख का ही कंपेंसेशन मिलेगा, जितना आपको हुआ है, मतलब 20 लाख या उससे लोअर। ठीक है, और अगर आपको मेंटल हरासमेंट वगैरह हुई है, ये प्रूव हो जाता है, तो एडिशनल 1 लाख का भी मिल सकता है। ठीक है, 20 लाख प्लस एडिशनल 1 लाख। अगर ओम्बड्समैन ने भी आपकी ना सुनी, बैंकिंग ओम्बड्समैन ने भी आपकी ना सुनी, तो आप किसके पास जाओगे? डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI के पास। पर अभी ये खत्म हो गया, ये पुराना है, एक बार फिर भी हमें पता होना चाहिए, इसलिए हमने रीड किया। अभी ये खत्म है बैंकिंग ओम्बड्समैन, हमारे पास क्या है? इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम। पर फिर भी कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है कि पिछले में क्या था, या पिछले में से क्या चेंजेस आए हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्या है? NBFC ओम्बड्समैन। ठीक है, ये भी खत्म हो गया। ठीक है, NBFC ओम्बड्समैन कब आया था? 23 फरवरी 2018 में, 23 फरवरी 2018 में। और ये सेक्शन 45L ऑफ RBI एक्ट 1934 के अंदर डिफाइंड है। ठीक है, इनके ऑफिस 4 जगह हैं, चेन्नई, कोलकाता, न्यू दिल्ली और मुंबई। ठीक है, और जो ये पहले NBFC ओम्बड्समैन था ना, सिर्फ डिपॉजिट टेकिंग NBFCs पे था। मैंने आपको बताया था ना, NBFCs दो टाइप की होती हैं, एक जो डिपॉजिट लेती हैं, एक जो डिपॉजिट नहीं लेती। तो पहले ये सिर्फ डिपॉजिट टेकिंग NBFCs पे था, बट अप्रैल 2019 के बाद इसे एक्सटेंड कर दिया गया नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFC पे भी। ठीक है, और इस पे मैक्सिमम कंपेंसेशन कितना है? 10 लाख का। और मेंटल एगोनी के केस में कितना है?
एडिशनल 1 लाख का। जो आपका बैंकिंग ओम्बड्समैन था उसमें 20 लाख का था और एडिशनल 1 लाख का, और जो हम एनबीएफसी ओम्बड्समैन पढ़ रहे हैं उसमें 20 लाख का और एडिशनल 1 लाख का। और बैंकिंग ओम्बड्समैन टोटल कितने हैं? 22, और जो एनबीएफसी ओम्बड्समैन है वो है 4। तो ये भी हमें क्लियर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है जो ओम्बड्समैन है वो है डिजिटल ट्रांजेक्शन ओम्बड्समैन। तो ये भी बैंकिंग ओम्बड्समैन को ये अथॉरिटी दे दी थी कि अगर कोई डिजिटल ट्रांजेक्शन में दिक्कत आती है तो उनके रिगार्डिंग कंप्लेंट्स को भी आप ही हैंडल करोगे। पर इसका सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 18 ऑफ पेमेंट्स एक्ट 2007। सेक्शन 18 ऑफ पेमेंट्स एक्ट 2007। तो जो बैंकिंग ओम्बड्समैन के 22 ऑफिसेज हैं वो ही डिजिटल ट्रांजेक्शन्स को जो ओम्बड्समैन है उसको हैंडल करते थे। तो ये पुराना हो गया सारा। अब ये लेटेस्ट स्कीम पढ़ते हैं, इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2021। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, जो बैंकिंग ओम्बड्समैन है, जो एनबीएफसी ओम्बड्समैन है और जो डिजिटल ट्रांजेक्शन वाला है, उन तीनों का क्या हो गया? मर्जर हो गया। कब लॉन्च हुआ है? सबसे इंपॉर्टेंट 12 नवंबर 2021। 12 नवंबर 2021, ठीक है। एक और चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो नॉन शेड्यूल्ड प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक थे ना, वो ना ही बैंकिंग ओम्बड्समैन में आते थे, ना ही एनबीएफसी में, ना ही डिजिटल ट्रांजेक्शन में, बट वो भी इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम में इंक्लूड हो गए हैं। क्या इंक्लूड हो गया है? नॉन शेड्यूल्ड प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक विद अ डिपॉजिट साइज ऑफ 50 करोड़ एंड अबव। अगर कोई भी प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक है जिसका डिपॉजिट साइज 50 करोड़ या उससे अबव है, वो इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम का पार्ट है, ठीक है। इनका मेन मकसद क्या है इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन लाने का? कि 1 ईमेल हो, 1 पोर्टल हो, 1 एड्रेस हो। एक ही ईमेल पे, एक ही एड्रेस पे, एक ही पोर्टल पे आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। और अगर आपको जनरली वो भेजना है, चिट्ठी भेजनी है, तो उनके लिए सिर्फ आरबीआई की चंडीगढ़ वाला ऑफिस। कौन सा ऑफिस? एक बार क्वेश्चन आया था कि कहाँ पे भेज सकते हो? आरबीआई का जो चंडीगढ़ वाला ऑफिस है ना, सिर्फ वहाँ पे ही भेज सकते हो। तो इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम क्यों लाई गई थी? 1 नेशन 1 ओम्बड्समैन। अब इसमें मैक्सिमम इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन में क्या है? कंपेंसेशन 20 लाख रुपीस, और मेंटल एगोनी के केस में 1 लाख रुपीस। जो ये नेशनल ओम्बड्समैन की 10 लाख स्कीम थी ना, वो खत्म हो गई है। अब अगर एनबीएफसी ओम्बड्समैन के पास भी हम जाते हैं एक तरह से, तो वहाँ पे भी हमें कंपेंसेशन कितना मिलेगा? 20 लाख रुपीस। तो मैक्सिमम कंपेंसेशन उस तीनों केसेस में क्या है? 20 लाख रुपीस, और मेंटल एगोनी के केस में है 1 लाख रुपीस। अब पहले अपीलेट अथॉरिटी जो बैंकिंग ओम्बड्समैन था उस केस में कौन था? आरबीआई का गवर्नर। अब कौन है अपीलेट अथॉरिटी? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन चार्ज ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट। जो आरबीआई का कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट है ना, उसका जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंचार्ज है, इसको 3-4 स्टार मार्क करके अपनी नोटबुक में नोट करना कि इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2021 की अपीलेट अथॉरिटी कौन सी है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंचार्ज ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है। अब एक छोटी सी लाइन, जो ये ओम्बड्समैन है या जो डिप्टी ओम्बड्समैन है, इसकी जो अपॉइंटमेंट होती है, दैट शैल नॉट बी फॉर मोर देन अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। तो 3 साल के लिए होती है या 3 साल के कम के पीरियड के लिए होती है, बट मोर देन 3 ईयर्स के पीरियड के लिए नहीं हो सकती। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुई होगी और इसके अच्छे से नोट्स बना लेना सभी। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।